हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 31st क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर चुके हैं, कंपनी लॉ कवर कर चुके हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। आपके आईसीएसआई का मॉड्यूल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेसन है, लेसन 1। सबसे पहले पेज पे देखिए, इन्होंने प्रियम्बल दिया हुआ है। प्रियम्बल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोगों ने सुना तो बहुत बार होगा, हो सकता है इसके बारे में पढ़ भी रखा हो सकता है नहीं भी सुना हो, नहीं पढ़ रखा हो। बट बेसिकली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया जो है एक फ्री कंट्री है। फ्री का मतलब इंडिया के ऊपर कोई राज नहीं करता, इंडिया किसी की कॉलोनी नहीं है। 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ गए थे, इंडिया आज़ाद हो गया था। ये बात आपको सबको पता है, राइट। अब जी, फ्री कंट्री का मतलब क्या हुआ? कहता है कोई ये बताने वाला ही नहीं है। देखो, किसी कंट्री में अगर किंग है, अगर क्वीन है, तो वो गाइड करेंगे कि कंट्री को चलाना कैसे है, कंट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्ट्रक्चर क्या होगा कंट्री का। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है, राइट। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। तो जो डिवीजन कर रखा है ये क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट। तो बेसिकली इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट करके क्या बन रहा है? इंडिया बन रहा है। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है इंडिया के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर किसने डिफाइन किया? कौन बताएगा कि इंडिया को रन कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। आप कहते हो कि सर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अरे, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? कैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा? कैसे चुना जाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा? प्रेसिडेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होगी? आप कहते हो जी इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, तो हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है। किसने बताई ये बात कि हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी? किसने बताई ये बात कि सेंटर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी? किसने बताया कि पार्लियामेंट होगा? किसने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे? किसने बताया कि स्टेट लेवल पर हमारे पास स्टेट लेजिस्लेशंस होगी? पार्लियामेंट की क्या पावर होगी? कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेशंस की क्या पावर है? कौन बताएगा? कौन बताएगा किस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर कौन सा है? कौन बताएगा किस मैटर के ऊपर स्टेट लेजिस्लेशंस लॉ बना सकती है? मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का मैटर कौन सा है? आप कहते हो सर हमें तो पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने की फ्रीडम है।
हम दिल्ली से केरला घूमने जा सकते हैं, दिल्ली से गोवा घूमने जा सकते हैं, ये हमारा राइट है। भैया आपके पास क्या फ्रीडम है, क्या फ्रीडम नहीं है, ये कौन बताएगा? आपके राइट्स क्या है, ये कौन बताएगा? आप किसी को कुछ भी बोलते हो और बाद में कहते हो हमारे पास तो राइट टू स्पीच है, हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। भैया ये राइट किसने दिया आपको? आप कहते हो कि पुलिस हमें बिना मतलब बिना कारण जेल में बंद नहीं कर सकती। हमारे पास राइट टू लिव फ्रीली है, राइट टू लिव विदाउट फियर है। ये राइट किसने दिया आपको, ये कौन बताएगा? राइट। तो जिस देश में कोई किंग नहीं है, कोई क्वीन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, उस देश के अंदर बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई रूल बुक हो। कोई ना कोई रूल बुक हो, और वो रूल बुक ही गाइड करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या इंडिया का स्ट्रक्चर रहेगा, पार्लियामेंट क्या होगी, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगी, पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स होगी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास क्या पावर्स होगी, जो हमारे लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम के पास क्या पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है जी, हाई कोर्ट्स के पास क्या पावर है। तो बेसिकली ये लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा देश का। सिटीजन्स के पास क्या पावर है, सिटीजन्स के पास क्या राइट्स है, स्टेट की क्या ड्यूटीज है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या ड्यूटीज है, ये सब कौन बताने वाला है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कहता है जी आ रूल बुक। आ रूल बुक विच शैल बी followed by everyone in India। everyone का मतलब everyone, कोई भी इससे ऊपर नहीं जा सकता। everyone का मतलब चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना, धीरे धीरे करके पहले मैं सारी चीज़ें वेग सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके हम वर्ड्स को टेक्निकल लैंग्वेज में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ड का अपना एक मतलब है। ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, चाहे वो जुडिशियल पावर्स हो, चाहे वो कॉमन सिटीजन हो, कॉमन मैन, चाहे वो वीवीआईपी हो, very 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 important person, everyone shall follow this rule book। मतलब ना तो लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनके पास लॉ बनाने की पावर है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो इंडिया में किसके पास पावर है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकती। इवन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उससे बाहर जाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, भाई लॉ बनाने वालों ने लॉ बना दिया, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो मतलब पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ,
किसको दी जाती है ये पावर? कहता है जी कि कुछ केसेस में तो मिनिस्ट्रीज को दे दी जाती है, जैसे कि कंपनी लॉ के केस में क्या है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए का काम है कि जो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड लॉज हैं, कंपनी से रिलेटेड, कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, उन सबको इम्प्लीमेंट किया जाए, एनफोर्स किया जाए, राइट। कुछ केसेस के अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट अलग से बना दी जाती है, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जी सिक्योरिटीज से रिलेटेड जितने भी लॉज बनेंगे, सिक्योरिटी लॉज जिन्हें हम कहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, ये देखना कि लोग वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसका काम है? कहता है जी सेबी का, राइट। जैसे कि आरबीआई, जो मनी मार्केट लॉज है जितने भी, उसके लिए क्या है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है? आरबीआई के पास, राइट। तो मतलब चाहे ये लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे जुडिशियल पावर्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा कि नो वन कैन डू एनीथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नो वन कैन डू एनीथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है या नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो उस लॉ को क्या कंसिडर किया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जो भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसे हम बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था ना कि हैविंग नो लीगल एनफोर्समेंट। हैविंग नो लीगल एनफोर्समेंट मीन्स लॉ की नज़रों में उस चीज़ की कोई वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाहर जाकर कोई डिसीजंस नहीं दे सकती, कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक रूल बुक विच शैल बी फॉलोड बाय एवरीवन इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में ही नाम बता रहे हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो सब चीज़ कहाँ बताई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बताता है कि किस सिटीजन के पास क्या राइट्स है, स्टेट की क्या ड्यूटीज़ है, राइट। ये बताता है कि भैया स्ट्रक्चर क्या रहेगा इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इनके पास क्या पावर्स है, इनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेशंस क्या होती है, राइट। उनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, उनकी वर्किंग कैसे होगी, कितने मेंबर्स होंगे, इलेक्शन इंडिया में कैसे होंगे, तो किसके पास क्या पावर्स है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, सब चीज़ें कहाँ पर डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया? हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने इम्पोज किया? प्रियम्बल ने इस चीज़ का जवाब दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल ने। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? हर लॉ का एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है कि जब वो लॉ बनाया जाता है तो जो उस लॉ के फादर्स हैं, ड्राफ्टमैन्स हैं, मतलब जिन्होंने उस लॉ को ड्राफ्ट किया था, बनाया था, आप कह सकते हैं फादर ऑफ द लॉ। उनकी इंटेंशन क्या थी लॉ बनाने के पीछे?
उस लॉ को बनाने के पीछे उनकी इंटेंशन क्या थी, वो इंटेंशन कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, प्रियम्बल में। तो हर लॉ का प्रियम्बल होता है, बेसिकली प्रियम्बल जनरली क्या होती है, वन लाइनर, एक लाइन में बताने की कोशिश की जाती है कि लॉ मेकर्स ने, ड्राफ्टमैन ने क्या सोचकर, क्या समझकर, किस इंटेंशन के साथ इस लॉ को बनाया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर हम प्रियम्बल देखें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम रूल बुक which is to be followed by everyone in India. It is a comprehensive document which makes detailed provisions of rights of the citizens. All public authorities, चाहे वो legislative हो, चाहे वो administrative हो, चाहे वो judicial हो। legislative authorities कौन सी होती है, जिनके पास law making power होती है, जैसे कि parliament है, state legislation है, right? सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना और ये देखना कि लोग उस लॉ को फॉलो करें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गई। जुडिशियल मतलब कोर्ट्स हो गई हमारी। तो ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ डिराइव्स देयर पावर, सबकी पावर कहाँ से आती है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। No law, no authority in India can be unconstitutional. तो जी मोटा मोटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या बता रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा, हाईलाइट किया, एज पर योर सिलेबस। सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा, बट आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही कवर्ड है। क्या कि भैया फंडामेंटल राइट्स क्या है ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है। क्या हमारे पास राइट टू स्पीच है, क्या हमारे पास राइट टू मूव फ्रीली है, क्या हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो जी हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है किसी भी एक आम इंसान के इंडिया में। फिर जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट को रन करते हुए कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा है अबाउट द यूनियन, अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, इट्स पावर्स, about parliament, its constitution, its powers, about state legislation, its constitution, its powers, judiciary structure in India like Supreme Court, High Court, etc. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बताता है। ठीक है, कब एनफोर्स हुआ था, 26 जैन 1950 को, 26 जैन 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आज ये जी प्रियम्बल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रियम्बल का मतलब क्या है, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या कह रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा एक एक वर्ड यहाँ पर। कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice। कौन सा जस्टिस जी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among all, जो भी we the people of India, among all मतलब सारे लोगों के बीच में जो इंडिया में हैं, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, give to ourselves।
कौन बना रहा है जी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये जो रूल बुक है वो किसी ने हमारे ऊपर थोपी नहीं है, किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करी है, बल्कि हम लोगों ने ही फ्रीडम के बाद अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हम लोगों ने ही फ्रीडम के बाद अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और हम लोगों ने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने ही बनाया है, हमारे लिए ही बनाया गया है, राइट। किसी और ने कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे ऊपर थोपा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहे, इसलिए मैंने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग फ्यू वर्ड्स करके एक हेडिंग दे दी है। हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्ड। सोलेमनी का मतलब विद डीप सिंसियरिटी, सोचकर समझकर हमने ये रेजोल्यूशन लिया है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, हम इंडिया को सॉवरन बनाएंगे। सॉवरन का मतलब क्या है? सॉवरन का मतलब इंडिपेंडेंट। सॉवरन का मतलब इंडिपेंडेंट। कहता है ऐसी जगह, ऐसा स्टेट, ऐसा रीजन एक्टिंग और डन इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कोई एक्सटर्नल कोई इंटरनल हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरनल इंडिपेंडेंस। तो सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस। मतलब कि हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम फ्री होंगे। इंटरनली हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, एक्सटर्नली कोई हमें रूल नहीं करेगा। नो वन शैल रूल अस। ना अंदर से ना बाहर से। अंदर से का मतलब ना हमारे देश के अंदर कोई राजा होगा जो कि देश को रूल करेगा, ना कोई दूसरे देश हमारे देश को रूल करेंगे। सोवरन कैसा बनाएंगे? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी सोशलिस्ट का मतलब क्या है? जहां पर सबके पास प्रोड्यूस करने का, काम करने का अधिकार हो और जो भी प्रोडक्शन हो वो सब में मेहनत के हिसाब से बांटा जाए। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। जो कुछ है सबका है, किसी एक का नहीं। मतलब नो किंग, नो क्वीन। जो कुछ है देश में सबका है, मेहनत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से इंसान को मिलेगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। सोशलिस्ट। सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? कहता है भैया हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं बंधे हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि हम मुस्लिम कंट्री है, ये नहीं कहा जाएगा कि हम हिंदू कंट्री है, ये नहीं कहा जाएगा कि हम क्रिश्चियन कंट्री है। नॉट सब्जेक्ट टू और बाउंड बाय रिलीजियस रूल्स। इसका मतलब इंडिया के अंदर हर कोई अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। तो इंडिया क्या है? धर्म निरपेक्ष कंट्री। वर्ड्स थोड़े से टिपिकल है। तो मतलब everyone is free to follow any religion, everyone is free to follow any god, to worship any god, right? Freedom to worship. ठीक है जी। हम कैसा बनाएंगे इंडिया को? कहता है जी डेमोक्रेटिक बनाएंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब सोशल इक्वालिटी। सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, सबको एक समान समझा जाएगा, किसी को छोटा नहीं समझा जाएगा, किसी को बड़ा नहीं समझा जाएगा, जातिवाद के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सोशली
सेम कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं है तू तो छोटी जाति का है, मैं तो बड़ी जाति का हूँ, मैं ऊंचे कुनबे का हूँ, तू छोटे कुनबे का है। तो ऐसा कोई सोशल रेसिज्म कह लीजिए या इनइक्वालिटी कह लीजिए नहीं होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। और रिपब्लिक, अगेन रिपब्लिक का मतलब भी क्या होता है, फ्रीडम, फ्री। अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, फ्री। सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में। लोग इलेक्ट करेंगे कि कौन हमारे देश को चलाएगा, इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, विच हैज़ एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रेदर देन अ मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या हुआ, किंग, क्वीन। कहता है किंग या क्वीन नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट होगी जो कि गवर्न करने के लिए बनाई जाएगी इंडिया को, ना कि राज करने के लिए। वो सरकारी नौकर होंगे ना कि राजा होंगे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वो अलग बात है कि नेता अपने आप को राजा से कम नहीं समझता, लेकिन इंटेंशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कि भैया नेता इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लोगों ने गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको चुना है, ना कि लोगों के ऊपर राज करने के लिए चुना है, राइट। तो जी हम कैसा देश बनाएंगे, आफ्टर फ्रीडम हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो कि सोवरन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, जो कि सोशलिस्ट होगा, मतलब कैपिटलिस्ट नहीं होगा, परिवारवाद जहाँ पर नहीं चलेगा, जो कुछ है सबका होगा, जो कि सेक्युलर होगा, मतलब फ्रीडम टू वर्शिप, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी गॉड की पूजा कर सकता है। डेमोक्रेटिक होगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंची जाति नीची जाति ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको समान कंसीडर किया जाएगा। रिपब्लिक होगा, मतलब हमारे ऊपर अगेन कोई भी रूल नहीं करेगा, हमारे पास ही सुप्रीम पावर है, हम ही सुप्रीम पावर है, पीपल ही सुप्रीम पावर है, और वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इंडिया को गवर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हमारे ऊपर राज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर कहता है जी हम सिक्योर करते हैं कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे, और यहाँ पर दे रखा है कि जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उन सबको जस्टिस मिलेगा, हर इंसान को, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को इंडिया में जस्टिस मिलेगा, हर तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, मतलब सोसाइटी में उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से उसे फल भी दिया जाएगा, उस हिसाब से उसे चीज़ें मिलेगी। पॉलिटिकल जस्टिस, किसी को पॉलिटिकली दबाया नहीं जाएगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी किसी के साथ, गुंडा राज नहीं दिखाया जाएगा किसी के साथ। सबको आज़ादी देंगे, लिबर्टी, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बोलने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, सबको इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को मेहनत करने की, हर किसी को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, हर किसी को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस टू प्रमोट अमंग देमसेल्फ द फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, a group of common interest, a group of common interest among them all fraternity, मतलब हम सबको एक ही मान के चल रहे हैं, हम सबका कॉमन इंटरेस्ट है, जो भी इंडिया में रह रहा है
एवरीवन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, सबका कॉमन इंटरेस्ट है, सब इंडियन है, सब इंडिया के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, सब देशभक्त है। उन सब को हम लोग डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ रहने के लिए प्रमोट करेंगे, उन सब को इकट्ठा यूनाइट करेंगे, साथ लेकर चलेंगे और इंडिया को, पूरे नेशन को एक साथ लेके चलेंगे। जबकि इंडिया क्या है, कहता है जी इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करके इंडिया बना हुआ है। पहले क्या था, राजेशाही थी ना, कहीं पर कोई राजा है, कहीं पर कोई राजा है, जम्मू कश्मीर का कोई और राजा था, दिल्ली में किसी और का राज था, साउथ में किसी और का राज था। उन सब को एक करके इंडिया बनाया गया है, राइट। तो जी उन सबको साथ लेकर चलेंगे, इंटीग्रेट करके चलेंगे, सबको एक मानेंगे, सबको इज्जत से रहने का मौका मिलेगा, सबको डिग्निटी के साथ इंडिया में जीवन बिताने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो जी किस डेट को अडॉप्ट किया गया था, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, बट एनफोर्सेबल कब से है, 26 जनवरी 1950। तो ये सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है, प्रियम्बल क्लियर है। फ्रेटर्निटी का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट, राइट। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने अपने आप को दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने ये कुछ वादे किए हैं कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में हमने कुछ वादे किए हैं कि भैया इंडियन सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स होंगे, इंडियन सिटीजन्स को क्या प्रमोट किया जाएगा, कैसे प्रमोट किया जाएगा। हमने खुद से रिजॉल्व किया है कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, हम सब इंडियंस हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो दिल्ली में रह रहा है वो भी इंडियन है, जो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है वो भी इंडियन है, और जो कन्याकुमारी में रह रहा है वो भी इंडियन है, राइट। आ जाइए जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्लियर है ना। Constitution of India is given by the people of India to themselves. It is not imposed by anyone else. अब जी इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है या यूनिटरी स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब तो क्या हो गया, कहता है यूनिटरी का मतलब ओनली वन गवर्नमेंट, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सब कुछ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, एक ही आला कमान है, सारे डिसीजंस वहाँ से आते हैं, सारी पॉलिसीज वहाँ से बनती है, सारी लॉ मेकिंग पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है, तो हम बोलेंगे यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ दो गवर्नमेंट है, तो हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, प्लस पूरे देश के ऊपर भी एक गवर्नमेंट बैठे है जिसमें क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो यूनियन टेरिटरीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो कैसा स्ट्रक्चर इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है। हम प्योर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। प्योर फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो तुम कहते हैं प्योर फेडरल स्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल अपनी अलग पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल अपनी अलग पावर्स है, और कोई एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो कहते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ है, हम कहते हैं जी ये जो पूरा देश है अपना, मुझे तो बनाना भी नहीं आता, मतलब ये जो पूरा देश है अपना, हम कहते हैं जी इस पूरे देश के ऊपर एक ही गवर्नमेंट है। उस एक गवर्नमेंट ने पूरे देश को जी डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग स्टेट्स बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट थी देश के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अब जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देगी, बस दैट्स ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कुछ केसेस ऐसे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सुप्रीम हो जाती है,
कुछ केसेस ऐसे जहाँ पर जैसे इमरजेंसी के केस में जहाँ पर इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की जाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी पावर खत्म हो जाती है और सारी पावर किसके हाथ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी केस में स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंडिया में कुछ केसेस ऐसे हैं, 5-6 केसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स के ऊपर कब्जा कर लेती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं रहती, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ओवरराइड कर जाती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को। ठीक है, तो इन शॉर्ट पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, बट विद सम यूनिटरी फीचर्स, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम हो जाती है और तब स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाती है। मतलब उन केसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की खुद की कोई पावर्स नहीं रहती। ठीक है जी, अब इसे डीपली देखते हैं। A federal government is a system of dividing up the power between the central national government and local state governments that are connected to one another by national government। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो एक दूसरे के साथ नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्टेड रहती है, राइट। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी पावर है, और सारे स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एसेंशियल फीचर्स क्या है? फेडरल पॉलिटी कह लीजिए या फेडरल सिस्टम कह लीजिए, फेडरल गवर्नमेंट कह लीजिए, ड्यूअल गवर्नमेंट, वन एट सेंट्रल लेवल अनदर एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कहता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव होगा कोर्ट्स के ऊपर, ना स्टेट गवर्नमेंट की चलने वाली कोर्ट्स के ऊपर। कोर्ट्स क्या होगी? इंडिपेंडेंट। नो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन कोर्ट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन गवर्नमेंट्स आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर रिजिड होगा, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट भी लानी है, चेंजेस भी लानी है, तो उसका चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, रिजिड होगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम, मतलब अबव ऑल, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट, एंड इट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे जो एसेंशियल फीचर्स है वो इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में भी है। इसका मतलब इंडिया क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया की गवर्नमेंट का। और यूनिटरी स्टेट्स और यूनिटरी स्टेट या यूनिटरी गवर्नमेंट वो क्या होती है? इज अ गवर्निंग सिस्टम इन विच सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोटल पावर ऑल ओवर ऑफ इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिवीजन। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि जी सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हुई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 है, याद रखेंगे, शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 है। इस लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, इस लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, इस लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, जैसे कि एनवायरनमेंट। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर भी लॉ बन सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, और इवन स्टेट लेवल्स के ऊपर भी लॉ बन सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर दोनों के लॉज के प्रोविजंस आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो सेंट्रल लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनके प्रोविजंस ओवरराइड कर जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज के प्रोविजंस को। तो कुल मिलाकर हाथ किसका ऊपर रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसके लॉज बड़े माने जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोनों लॉज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन जीतेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज जीतेंगे, राइट। तो मतलब है तो फेडरल स्ट्रक्चर बट विद सम यूनिटरी फीचर्स। कुछ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। फर्दर
ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर विच इज़ नॉट गिवन इन एनी लिस्ट। अगर कोई भी मैटर इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नहीं दी हुई तो लिस्ट 1 में एक एंट्री दी हुई है रेजिडुअल पावर करके, मतलब उस एंट्री के थ्रू कहा गया है कि भैया अगर कोई भी मैटर ऐसा है जो तीनों ही लिस्ट में कवर नहीं हो रहा तो उस मैटर के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ ऊपर। ऑल्सो वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, मतलब जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है जैसे वॉर के टाइम पर, राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज फॉर होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो इमरजेंसीज के केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है उन मैटर्स पे भी लॉ बनाने की जो स्टेट लिस्ट में दी गई है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ केसेस में हाथ ऊपर हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल, है तो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का, बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपकी बुक से देखें हम लोग तो प्रीएम्बल कर चुके हैं हम लोग, प्लस जो ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया हुआ है वो भी हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर देता हूँ। जितने भी वर्ड्स यहाँ पर ऐसे यूज़ किए गए थे जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सबका मीनिंग। फेडरल और यूनिटरी वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, चलिए टेक केयर।